नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी आलोचना में शुक्ल युग। इससे पहले हम बात कर चुके हैं द्विवेदी युग और उससे पहले भारतीय युग की। शुक्ल युग आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर है शुक्ल युग। शुक्ल जी आलोचना सम्राट कहे जाते हैं। इसका कारण ये है कि शुक्ल जी ने सबसे पहले आलोचना की एक निश्चित पद्धति को विकसित किया, आलोचना के निश्चित मापदंड बनाए जिनके आधार पर उन्होंने काव्यों की आलोचना की। इस कारण से ये आलोचना सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के ग्रंथों में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में और फिर 4 भागों में बांट करके हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। इस दृष्टि से ये ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रस मीमांसा नाम का जो ग्रंथ है, सैद्धांतिक आलोचना की दृष्टि से ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। रस के संबंध में इन्होंने अपने मत दिए हैं, जिसमें त्रिवेणी नाम का ग्रंथ तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 कवियों के बारे में दिया गया है। इसके अलावा चिंतामणि नाम का ग्रंथ भी इनका, जिसमें आलोचनात्मक निबंध दिए गए हैं, विशेष महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये सारे ग्रंथ जो है आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने एक निश्चित आलोचना पद्धति दी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को महत्वपूर्ण माना और जिन ग्रंथों को साहित्य में दर्जा दिया, उसके लिए उन्होंने एक निश्चित मानदंड दिए। उनके अनुसार प्रबंध काव्य श्रेष्ठ है, उनके अनुसार काव्य में लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने कहा लोक मंगल की साधना अवस्था और लोक मंगल की सिद्धा अवस्था, ये 2 स्थितियां हैं जो काव्य में होनी चाहिए, और इसमें से भी लोक मंगल की साधना अवस्था को उन्होंने श्रेष्ठ माना और इसी आधार पर उन्होंने तुलसी के काव्य को श्रेष्ठ माना। प्रबंध काव्य श्रेष्ठ होता है, रसवादी दृष्टिकोण है, लोक मंगलवादी भावना है, रहस्यवाद को अच्छा नहीं मानते हैं, कल्पना को अच्छा नहीं मानते हैं। इसी आधार पर, इसी कसौटी पर उन्होंने कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया और इसी कसौटी पर परख करके शुक्ल जी ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि बताया और इसी मानदंड के आधार पर उन्होंने कबीर को साहित्यिक दृष्टि से वो महत्व नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो ये निश्चित मानदंड थे जिनके आधार पर शुक्ल जी हिंदी साहित्य की आलोचना में अपना स्थान बना पाए। अगर हम रस के संबंध में कहें तो रस के संबंध में भी इनकी धारणाएं बिल्कुल मौलिक और नई थी। जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा हट करके इन्होंने अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की। इन्होंने कहा रस की 2 कोटियां होती हैं, जिसमें एक मध्यम कोटि की है, एक उच्च कोटि की है। तो मध्यम कोटि की रसात्मकता की जो बात मिलती है, जो शुक्ल जी ने पहली बार कही है अपने ग्रंथों में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम रसानुभूति करते हैं, उस रसानुभूति में जब दर्शक आलम्बन के साथ जुड़ता है तो ये स्थितियां जो है वो बदलती रहती हैं। उनके अनुसार साधारणीकरण जो है वो आलम्बन का नहीं, आलम्बन तो धर्म का होता है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है। तो ऐसी धारणाएं जो है उन्होंने दी हैं जो हिंदी साहित्य के लिए बिल्कुल नई थी। इस तरह से शुक्ल युग में शुक्ल जी का स्थान अपने आप में अद्वितीय है। इन्होंने छायावाद को अच्छा नहीं माना है, क्योंकि इनके अनुसार छायावाद में कल्पना और रहस्यवाद की प्रधानता है। इसके विपरीत नंद दुलारे वाजपेयी इस युग में आए, जिन्होंने छायावाद को स्थापित किया और इसके साथ ही पंत प्रसाद और निराला पर अलग अलग ग्रंथ लिखे और छायावाद की विशेषताओं को मुखर किया है। इसी युग में नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, जिन्होंने बिहारी की वाग विभूति जैसा ग्रंथ लिख करके बिहारी के काव्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। शुक्लोत्तर युग में अगर हम नाम लें तो सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले
शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती देने का जो काम किया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इन्होंने स्वयं 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा कबीर नाम का एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। शुक्ल जी ने कबीर को साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना था, लेकिन कबीर को स्थापित करने का जो काम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और कबीर को स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि कबीर अनघड़ हीरे के समान है। इस तरह से कबीर की परख करते हुए कबीर की भाषा के संबंध में भी उन्होंने अपना मत दिया और कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है। तो इस तरह से कबीर को स्थापित करने का जो कार्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और कुछ मान्यताएं ऐसी थी जो शुक्ल जी से हटकर के इन्होंने व्यक्त की। शुक्ल जी ने कहा साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का परिणाम होता है, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, साहित्य चली आती हुई परंपरा का विकास होता है और वही परंपरा जो है आगे बढ़ती चली जाती है। शुक्ल जी ने जहां भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमणों की देन माना था और भारतीय जनता की निराशा की मनोवृत्ति का परिणाम बताया था, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसा नहीं है कि भक्ति काल या भक्ति धारा का भारतीय साहित्य में आना निराशा का परिणाम था, बल्कि वो भी एक चली आती हुई परंपरा का ही विकास है। और इस विकास को हम सिद्धों और नाथों के बाद कबीर में देख सकते हैं। तो इस तरह से आलोचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी का विशेष महत्व है। इसी काल में अगर हम देखते हैं तो प्रगतिवादी आलोचना भी इस काल में मिलती है। प्रगतिवादी आलोचक के रूप में हम देख सकते हैं रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा ने प्रगतिवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लेकर के अपने ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा अमृत राय है जिन्होंने प्रगतिवादी आलोचना लिखी है। इसी काल में आती है मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी आलोचक कहते हैं वही साहित्य श्रेष्ठ है जिसमें मन की परतें खोली गई हो। इस दृष्टि से जैनेन्द्र का नाम, अगेय का नाम प्रमुख है, जिन्होंने ऐसे साहित्य को ही महत्वपूर्ण माना है जिसमें मन की परतें खोली गई हो, जिसमें मन की कुंठाएं व्यक्त की गई हो, चेतन और अचेतन मन का जिसमें चित्रण हो। तो इस तरह से मनोविश्लेषणवादी आलोचना भी शुक्लोत्तर युग में मिलती है। शुक्लोत्तर युग में अनेक साहित्यकार सक्रिय रहे हैं जिन्होंने आलोचना लिखी और आलोचना जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में आगे बढ़ी है। अब हम बात करते हैं वर्तमान युग की। वर्तमान युग में आलोचना अनेक रूपों में आगे बढ़ रही है। आज विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो है आलोचना को प्रकाशित कर रहे हैं। अनुसंधान के रूप में, शोध पत्रों के रूप में, पीएचडी ग्रंथों के रूप में आलोचना जो है सामने आ रही है। इसके अलावा नामवर सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आलोचना की दृष्टि से नए मानदंड स्थापित किए हैं। डॉक्टर नगेंद्र का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने रस सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें रस से संबंधित नई मान्यताएं उन्होंने प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि काव्य की सीता कोई सीता नहीं है बल्कि वह कवि की मानस पुत्री होती है। इस तरह से नई विचारधारा व्यक्त करने वाले डॉक्टर नगेंद्र जो है वो पूरी तरह से भारतीय पद्धति के ही आलोचक हैं जिन्होंने रस के संबंध में अपना मत दिया है। इसके अलावा रीतिकार पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। डॉक्टर नगेंद्र के बाद अगर हम नाम लेते हैं तो इस काल में नामवर सिंह का हम नाम ले सकते हैं। नामवर सिंह जो है वो प्रगतिवादी आलोचक हैं। इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों को केंद्र में रख करके आलोचना ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, निर्मला जैन है। तो इस तरह से आज आलोचना जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में आगे बढ़ रही है और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी आलोचना आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।